अब तक की कहानी में सलोनी चेतन से उसके गले में पड़े लॉकेट को निकालने के लिए कहती है। अनीता जी चेतन से मना करती है। तभी अचानक सलोनी उठकर छवि के बालों को कस कर पकड़ लेती है। बालों को छुड़ाने की वजह से सलोनी अनीता जी को जोर से धक्का देती है। अब कहानी आगे। अनीता जी की लाख कोशिशों के बाद भी वह छवि के बालों को सलोनी की पकड़ से छुड़वा नहीं पा रही थी। उन्होंने कसकर सलोनी का हाथ पकड़ा, जिसकी वजह से सलोनी ने गुस्से में अनीता जी को जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही अनीता जी थोड़ी ही दूर रखे टेबल में जाकर टकरा गई, जिससे उनके हाथ में जो चूड़ियाँ थी वह दीवार से टकराने के साथ ही टूटती हुई उनके हाथ में थोड़ी सी घुस गई, जिससे उनके हाथ से खून बहने लगा। अनीता जी के चोट लगते ही चेतन जल्दी से अनीता जी के पास आकर बोला, मम्मी आप ठीक तो हैं? अनीता जी को देख छवि भी जोर से चिल्लाकर रह गई। मम्मी, अनीता जी दर्द से कराती हुई बोली, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू जाकर छवि को बचा। छवि और अनीता जी को इस हालत में देख चेतन को गुस्सा आ गया। चेतन गुस्से में सलोनी के पास आया और बोला, क्या परेशानी है तुम्हारी? चाहती क्या हो तुम? सभी को परेशान कर रही हो, मम्मी को धक्का दे दिया, क्या चाहती हो? बंद करो, ये सब बहुत हो गया। अब तुम्हें अपने घर जाना है तो जाओ, लेकिन भगवान के लिए हमें छोड़ दो। चेतन को इस तरह गुस्सा करता देख सलोनी ने गुस्से से छवि को धक्का देकर सोफे के ऊपर गिरा दिया और चेतन की तरफ झुकते हुए बोली, क्या कहा तूने? फिर से बोल कर दिखा। परेशान कर रहा हूँ मैं? रुक, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। कहकर सलोनी एकदम से भागती हुई अनीता जी के पास जाकर बैठ गई। अनीता जी के जिस हाथ पर चोट लगी थी उस हाथ को पकड़कर बोली, मिल गया मुझे जो चाहिए था, मेरी खुराक जो मुझे चाहिए थी। सलोनी की बात सुनकर अनीता जी डर के मारे चीख पड़ी। चेतन भागते हुए अनीता जी के पास आया और उसका हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्या मतलब? यह क्या कह रही हो तुम? सलोनी अनीता जी का हाथ खींचकर उसे सूंघते हुए बोली, कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं कहना। अब मुझे मिल गई मेरी खुराक, तेरी माँ का खून, बस यही चाहिए मुझे। तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? अब देख मैं क्या करता हूँ। कहकर सलोनी अनीता जी के हाथ को जोर जोर से सूंघने लगी। चेतन घबराते हुए बोला, यह क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मम्मी को, तुम जो कहोगी मैं वैसा करूँगा। सलोनी हंसते हुए बोली, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। इतना कहकर सलोनी फिर से अनीता जी के हाथ की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में चमक साफ साफ नजर आ रही थी। अनीता जी के हाथ से बहते खून को देखकर सलोनी के मुंह से बुरी तरह लार टपक रही थी। सलोनी का ऐसा रूप देखकर चेतन जल्दी से डर के मारे लॉकेट को उतार कर फेंक देता है और सलोनी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज प्लीज अब मम्मी को छोड़ दो। सलोनी ने हंसते हुए चेतन की छाती में जोर से अपनी हथेली दे मारी और उसे हटाते हुए अनीता जी का हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह चाटने लगी। अनीता जी लाख कोशिशों के बाद भी अपने हाथ को सलोनी की पकड़ से नहीं छुड़ा पा रही थी। बेचारी बुरी तरह चीखे जा रही थी। इधर छवि भी चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी। तभी गेट पर किसी ने नॉक किया। चेतन जल्द से उठा और गेट की तरफ भागा। उसने जैसे ही गेट खोला, चेतन की हालत देखकर किशोर जी जल्दी अंदर आए और उन्होंने देखा कि सलोनी अनीता जी का हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह चाट रही थी। सलोनी का पूरा मुंह खून से सना हुआ था। अनीता जी को और सलोनी को इस हालत में देख किशोर जी जल्दी भागते हुए सलोनी के पास आए और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले,
प्लीज बेटा प्लीज, अनीता को छोड़ दो प्लीज। तुमने कहा था ना मुर्गा खाना है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए मुर्गा लेकर आया हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, भगवान के लिए अनीता को छोड़ दो। किशोर जी की बात सुनकर सलोनी एकदम से अपना मुंह उठाकर किशोर जी की तरफ देखने लगी। सलोनी को इस तरह से अपनी तरफ देख किशोर जी एकदम से डर गए और चुपचाप से नॉनवेज की थैली सलोनी की तरफ कर दी। किशोर जी की तरफ देखते हुए सलोनी के हाथों से अनीता जी के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। किशोर जी ने जैसे ही सलोनी की तरफ नॉनवेज की थैली को बढ़ाया, सलोनी ने अनीता जी का हाथ छोड़ दिया और किशोर जी को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सलोनी की इस भयंकर हंसी ने पूरे घर के माहौल को भयानक बना दिया था। चेतन ने जल्दी से अनीता जी को उठाया और उन्हें अपना हाथ साफ करने के लिए भेज दिया। छवि भी अनीता जी के साथ रसोई में चली गई। चेतन बस फटी फटी सी आंखों से सलोनी को देख रहा था, जिस तरह से उसने किशोर जी को गले लगा रखा था और हंस रही थी। किशोर जी डरे हुए से बस चुपचाप किसी पुतले की तरह बैठे हुए थे। तभी अचानक सलोनी एक झटके से किशोर जी से अलग हुई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई रे? जल्दी से बाहर निकल कर आ। सलोनी की आवाज़ सुनकर छवि और अनीता जी एकदम से डर गए। अनीता जी जल्दी से अपने हाथ को धोकर उसे एक कपड़े से पकड़कर डरती डरती हुई रसोई से बाहर आई। सलोनी जमीन पर अपने दोनों पैर फैलाकर बैठते हुए बोली, बहुत जल्दी रहती है ना तुझे भागने की। कितना जल्दी भाग गई अपनी रसोई में और मेरी उस कच्ची कली को भी अपने साथ ले गई। लेकिन ये मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द किशोर जी की तरफ देखते हुए बोलती है, यही तो है जो मुझे समझता है, जो मेरे लिए मुर्गा लेकर आया है, मुझे बीड़ी पिलाता है। बाकी तुम सब तो बेकार हो। मेरा दोस्त मेरे लिए मुर्गा लेकर आया है। अब तू जल्दी से जा और जाकर मेरे लिए रोटी ला। अनीता जी चुपचाप रसोई की तरफ जाने लगी। सलोनी एक बार फिर चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, मुर्गा क्या तेरा बाप उठा कर ले जाएगा? इसे भी लेकर जा और बाकायदा मेरे लिए परोस कर ला। कहकर सलोनी मुस्कुराते हुए किशोर जी की तरफ देखने लगी और उन्हें निगाहों से इशारे करके अपने पास आने के लिए कहने लगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन किरदार ऐसा है कि मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर किसी को अनुचित लगा हो तो प्लीज़ बताइए ज़रूर। अनीता जी छवि के साथ रसोई में खाना बनाने लगी। सलोनी किशोर जी की तरफ इशारा करके निगाहों से उन्हें अपने पास बुलाने लगी। सलोनी को इस तरह अपनी ओर इशारा करते देख किशोर जी अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होने लगे। चेतन भी यह सब खामोशी से देख रहा था, लेकिन अफसोस कुछ कर नहीं सकता था। किशोर जी चुपचाप उठकर सलोनी के पास खड़े हो गए। सलोनी किशोर जी की तरफ हंसते हुए उनका हाथ पकड़कर नीचे बैठाते हुए बोली, वाह दोस्त, तूने तो कमाल कर दिया। मेरे लिए मुर्गा लेकर आया है। अब से रोज़ तू ही मेरे लिए ये करेगा। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। कहकर सलोनी ज़ोर से ताली बजाने लगी। चेतन जल्दी से सलोनी के पास आकर बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो सलोनी, पापा को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए रोज़ नॉनवेज ले आऊँगा। जो तुम कहोगी, जैसा कहोगी, जितना कहोगी, मैं रोज़ लाऊँगा। चेतन की बात सुनकर सलोनी तिरछी निगाहों से चेतन की तरफ देखते हुए बोली, अरे मेरे प्राण प्यारे, मेरे पति परमेश्वर, तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत है। तुम तो बस हर रोज़ रात को बिस्तर पर मेरा इंतज़ार करना।
सलोनी की बात सुनकर चेतन और किशोर जी की शर्म के मारे आंखें बंद हो गई। किशोर जी हाथ जोड़ते हुए सलोनी के सामने बोले, बेटा प्लीज हमसे चाहे अपनी कितनी भी सेवा करवा लो, पर भगवान के लिए हम बुजुर्गों के सामने ऐसी बातें ना करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। किशोर जी की बात सुनकर सलोनी किशोर जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी, फिर मुड़कर चेतन की ओर आंख मारते हुए बोली, क्या बात है प्राण प्यारे, तेरा बाप तो बड़ा समझदार, बिना कहे ही सब समझ गया, लगता है कुछ अलग ही मिजाज का है। फिर एकदम से किशोर जी की तरफ नजरें घुमाकर बोली, अरे अरे पापा जी, आप फिक्र मत करो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। वो तो मैंने बस इसलिए कहा कि हर रोज मैं तुम लोगों को इतना परेशान करूँगा, अपनी सेवा करवा लूँगा, और तुम लोग भी कहाँ बाज आने वाले हो, सुकून से मुझे रहने नहीं दोगे। कभी किसी तांत्रिक को लाओगे तो कभी किसी तांत्रिक को। तुम लोग भी तो मुझे परेशान करोगे ना, तो मैं जब थक हार के कमरे में आराम करने जाऊँगा तब कोई तो हो मेरे पैर दबाने के लिए। तो बस उसके लिए ये है ना, मेरा पति परमेश्वर हर रोज इंतजार करेगा मेरा बिस्तर पर मेरे पैर दबाने के लिए। कहकर सलोनी जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। सलोनी की बात सुनकर चेतन शर्म के मारे वहां से जाने लगा। तभी सलोनी एकदम से चेतन का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए बोली, ए चिकने, जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो तू बीच में मत बोलना, तुझसे जितना कहा जाए उतना ही कर, और मैंने कह दिया ना, मेरे लिए मुर्गा मेरा दोस्त ही लाएगा। कहते हुए सलोनी दूसरे हाथ से किशोर जी के दोनों गालों को दबाते हुए बोली, हाँ तो मेरे प्यारे मित्र, जब दोस्ती की है तो निभाएगा ना, लाएगा ना मुर्गा मेरे लिए रोज। सलोनी की हरकतों की वजह से किशोर जी की आंखों में आंसू आ गए और हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। सलोनी ने एकदम से किशोर जी और चेतन को छोड़ दिया और वहीं जमीन पर लेटते हुए अनीता जी को आवाज़ लगाने लगी, अरे ओ बुढ़िया, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, कहाँ रह गई रे? मुर्गा परोसने गई है कि मुर्गा पकड़ने गई है? और जल्दी से रोटियां बनाकर मेरी कच्ची कली के हाथों भिजवा दे। सलोनी जमीन पर लेटकर जोर जोर से गाना गाने लगी। सलोनी की आवाज सुनते ही छवि एकदम से कांप गई और डरती हुई आवाज में बोली, नहीं मम्मी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, प्लीज आप ही जाओ ना खाना लेकर। अनीता जी छवि को चुप कराते हुए बोली, बेटा प्लीज संभालो अपने आप को, अगर तू नहीं गई तो क्या पता वो फिर से तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, तो बस मेरे साथ रहना, मैं खाना लेकर चलूंगी। अनीता जी की बात सुनकर छवि हाँ में सिर हिलाते हुए खाना परोसने लगी। अनीता जी खाना लेकर बाहर हॉल में आई। छवि भी उनके साथ पीछे पीछे आ रही थी। सलोनी के पास आकर अनीता जी बोली, बेटा खाना तैयार है, कहाँ खाओगी? अनीता जी की आवाज़ सुनकर सलोनी एकदम से उठकर बैठी और अनीता जी की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, अरे बुढ़िया माता, क्या बात कर दी, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, यहीं खाऊंगा, और वैसे भी तुम लोगों की तरह मुझसे खाना खाया नहीं जाता, मैं यहीं खाऊंगा। कहकर सलोनी एक पैर से पालती लगाते हुए बैठ गई और दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर रख लिया और जमीन पर ही बैठकर खाने को देखने लगी। तभी उसकी नज़र पीछे खड़ी छवि पर गई और बोली, अरे कच्ची कली तू नहीं खाएगी मुर्गा? तेरे लिए तो मंगवाया है मैंने। जब तक तू मुर्गा नहीं खाएगी तो कच्ची कली से फूल कैसे बनेगी? सलोनी की बात सुनकर शर्म के मारे अनीता जी, किशोर जी और छवि की आंखों से आंसू बहने लगे। चेतन भी बस अपने आप में ही कुट कर रह गया। अनीता जी सलोनी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली,
बेटा तू खाना खा ले, मैं इस उम्र में जल्दी जल्दी कहाँ बना पाऊंगी। छवि अभी मेरी थोड़ी मदद करा रही है, तू आराम से खा, ये भी खा लेगी बाद में। अनीता जी की बात सुनकर सलोनी छवि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, यह भी सही है, तू जा मेरे लिए रोटियां पका, आज मैं तेरे हाथ की रोटियां खाऊंगा। कच्ची कली कहकर सलोनी खाने पर बुरी तरह टूट पड़ी। उसको इस तरह खाना खाता देख सबको घिन आने लगी। छवि तो उल्टी की वजह से उबकाया लेने लगी। छवि की आवाज़ सुनते ही सलोनी एकदम से रुक गई और छवि की तरफ देखने लगी। सलोनी के दोनों हाथ सब्जी से सने हुए थे। उसके मुंह से लार के साथ खाना आधा बाहर टपक रहा था, कुछ उसके कपड़ों पर गिरा था और उसका मुंह भी सब्जी से सना हुआ था। सलोनी ने जैसे ही छवि की तरफ देखा, छवि एकदम से गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। सलोनी छवि की तरफ हंसते हुए बोली, अरे अरे क्या हुआ मेरी कच्ची कली को, मुझे ऐसे देखकर घिन क्यों आ रही है तुझे, आजा मेरे साथ बैठकर खाना खा ले। तभी अनीता जी एकदम से बोल पड़ी, बेटा तुम खाना खाओ, मैं छवि को अपने साथ ले जाती हूँ, मैं और रोटियां बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर अनीता जी जल्दी से छवि का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई। रसोई में जाते ही छवि को उल्टियाँ होने लगी। इधर सलोनी फिर से खाना खाने लगी। सलोनी को इस तरह खाते देख चेतन और किशोर जी अपने सर नीचे झुकाए खड़े थे। अनीता जी बार बार रोटियां लेकर आ रही थी और सलोनी जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाती। कुछ देर बाद सलोनी किशोर जी की तरफ देखकर अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोली, क्या दोस्त, अगर दोस्ती की है तो निभा दे। सलोनी की बात सुनकर किशोर जी एकदम से सहम गए और डरते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, और मुर्गा लेकर आऊं क्या। सलोनी जमीन से उठती हुई सोफे पर बैठती हुई बोली, अरे नहीं रे, ला बीड़ी जला, बीड़ी पिला दे मुझे। सलोनी की बात सुनकर किशोर जी चुपचाप बीड़ी जलाने लगे और जलाकर सलोनी को दे दी। सलोनी वहीं बैठकर बीड़ी पीने लगी। बीड़ी पीने के बाद सलोनी खड़ी होकर गाना गाने लगी। सलोनी को इस तरह गाता देख किशोर जी और चेतन जी अंदर ही अंदर डर रहे थे। सलोनी गाना गाते हुए चेतन के पास आई और उसके गले में हाथ डालकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सलोनी को इस तरह चेतन के पास खड़े देख किशोर जी ने शर्म के मारे अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। चेतन भी शर्म की वजह से सलोनी की हाथ अपने गले से हटाने लगा, लेकिन सलोनी अपनी जगह से टस से मस ना हुई। सलोनी चेतन के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जा रही हूँ पतिदेव अपने कमरे में आराम करने, शाम को मिलती हूँ, शाम को मेरे लिए दारू का इंतजाम कर देना, और हाँ, जाकर जरा अपने शुभ चिंतकों से मिल लेना, क्या पता फिर मिलने का मौका मिले या ना मिले, और हाँ, आ जाना रात को पैर दबाने के लिए। कहकर सलोनी जोर जोर से ताली बजाकर हंसती हुई अपने कमरे की ओर जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले जैसे ही सलोनी की नज़र रसोई में खड़ी छवि पर गई, सलोनी वहीं सीढ़ियों के पास दीवार से कमर लगाकर खड़ी हो गई और सीटी बजाते हुए बोली, अरे ओ कच्ची कली, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत खाना खा लिया, इसीलिए आराम करने जा रहा हूँ। शाम को आऊँगा तेरे पास बैठकर दारू पीनी है मुझे, और ध्यान से सुन, मेरे लिए चखना तैयार रखना। कहकर सलोनी गाना गाती हुई छत पर अपने कमरे में चली गई। सलोनी के जाते ही सब लोगों की जान में जान आई। छवि गहरी सांस लेते हुए बोली, मम्मी अब क्या भाभी दारू भी पिएंगी।
छवि की बात सुनकर अनीता जी बोली, पता नहीं बेटा, यह शैतान और न जाने क्या क्या करवाएगा। क्या हाल कर दिया है इसने सलोनी का, उसे तो होश ही नहीं है। मैं किसके सामने कैसी बातें कर रही हूँ। सलोनी के जाने के बाद सभी लोग छवि के कमरे में इकट्ठे हुए। चेतन सभी घर वालों के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था सलोनी के ऊपर कोई ऐसी भी परेशानी है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी शादी के लिए जल्दी ना करता और उसका इलाज ज़रूर कराता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, सलोनी ने शादी से पहले कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। उसकी हरकतों की वजह से आप सबको शर्मिंदा भी होना पड़ रहा है और परेशान भी। और आज तो सलोनी ने हद ही पार कर दी। मम्मी, आपको उसने चोट पहुंचाई और छवि, तुझे उसने इतना परेशान किया। प्लीज मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन। कहते हुए चेतन रोने लगा। चेतन को रोता देख सभी घर वाले और परेशान हो गए। अनीता जी और किशोर जी चेतन को समझाते हुए बोले, अरे बेटा, तू क्यों रो रहा है, इसमें तेरी क्या गलती है। और अगर यह सब हमारी किस्मत में लिखा ही था तो होना ही था। और वैसे भी वह बेचारी अपने होश में कहाँ, उसे तो यह भी नहीं पता कि किसके सामने क्या बात करनी है। तू परेशान मत हो, हम पुजारी जी के पास जाएंगे, वही हमारी मदद कर पाएंगे, अनीता जी ने कहा। अनीता जी की बात सुनकर किशोर जी वहीं बैठ गए और सोचते हुए बोले, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। और वैसे भी सलोनी को इस शैतान ने शादी के बाद ही परेशान करना शुरू किया है। किशोर जी की बात सुनकर अनीता जी और चेतन हैरान होते हुए बोले, क्या, आपको कैसे पता कि शादी के बाद ही। किशोर जी बोले, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आज सुबह जब मैं बाजार जा रहा था तब मुझे प्रकाश जी मिले। उन्होंने ही बताया है कि यह शैतान सलोनी के ऊपर शादी वाले दिन से ही हावी है और अब यह कैसे जाएगा इसका उन्हें भी नहीं पता। किशोर जी की बात सुनकर अनीता जी बोली, कैसे क्या जाएगा मतलब? पुजारी जी है ना, पुजारी जी सब कुछ ठीक करेंगे। अनीता जी की बात सुनकर किशोर जी खड़े होते हुए बोले, अब पुजारी जी भी हमारी मदद कभी नहीं कर पाएंगे। जब किशोर जी ने सबको बताया कि पुजारी जी अब हमारी कभी मदद नहीं कर पाएंगे, उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अनीता जी परेशान होते हुए बोली, क्या मतलब आपका, मदद नहीं कर पाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे लगता है सलोनी की हरकतों की वजह से आप शायद उसके सही होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं ना। पर आप ऐसे परेशान मत होइए, पुजारी जी सब ठीक कर देंगे। अनीता जी की बात सुनकर किशोर जी अपने माथे पर आए सिमटनों पर हाथ फेरते हुए बोले, अनीता, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस शैतान को जितना कमज़ोर समझ रहे हैं वैसा है नहीं, और यह बहुत ताकतवर है। और बात रही पुजारी जी की, तो सुबह बाजार में जब प्रकाश जी मिले तो उन्होंने बताया कि आज सुबह पुजारी जी को अचानक से लकवा मार गया है, उनका आधा शरीर बिल्कुल बेकार हो गया है। किशोर जी की बात सुनकर चेतन, छवि और अनीता जी सबके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। सब ज्यों के तो ही खड़े रह गए। किशोर जी आगे बोले, हाँ, यही सच है। जितना हैरान तुम लोग हो रहे हो यह बात सुनकर मैं भी हुआ था। अनीता जी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो सवाल भरी नज़रों से किशोर जी की तरफ देखते हुए बोली, आप इतना यकीन के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं? और पुजारी जी ठीक हो जाएंगे, तब तक प्रकाश जी है ना, वह हमारी मदद करेंगे। अनीता जी की बात सुनकर चेतन और छवि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ पापा मम्मी सही कह रही हैं, प्रकाश अंकल हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन पुजारी जी के साथ इतना कुछ हो गया, यह सब कब हुआ,
कुछ समझ नहीं आ रहा, चेतन परेशान होता हुआ बोला। किशोर जी गहरी सांस लेते हुए बोले, आज सुबह मैं जब सलोनी के लिए मुर्गा लेने गया था, तभी मैंने रास्ते में प्रकाश जी को डॉक्टर की दुकान से बाहर निकलते हुए देखा। जब मैंने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया कि हमारे घर से जाने के बाद उन्हें बहुत तेज बुखार आया। वह बुरी तरह से बुखार में तप रहे थे। तभी फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब मैंने उन्हें बताया कि हम तो पुजारी जी के पास जा ही रहे थे, लेकिन वो शैतान सलोनी पर फिर से हावी हो गया और उसने ही मुर्गा खाने की जिद की, जिसकी वजह से मुझे बाजार आना पड़ा। लेकिन प्रकाश जी मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हुए। उनके इस रवैये को देखकर मैं हैरान रह गया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, तब प्रकाश जी बोले, यह तो होना ही था। वो शैतान सलोनी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और किशोर जी, आप पुजारी जी के पास जाने की बात कर रहे हैं। आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला था, तब रास्ते में मेरी पुजारी जी से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि यह शैतान सलोनी पर उसकी शादी वाले दिन से ही हावी है और अब यह भी उन 7 फेरों के भंवर में बंध चुका है और यह इतनी आसानी से अब नहीं जाने वाला। और अगर सही तरीके से या फिर किसी सही इंसान ने कुछ न किया तो हो सकता है यह कभी भी सलोनी के ऊपर से न जाए या फिर उसे अपने साथ ही ले जाए। उसके बाद पुजारी जी मुझे कुछ और बताते। मेरा शरीर भी बहुत तेज तपने लगा। मैंने पुजारी जी से कहा कि मुझे बुखार चढ़ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं जैसे ही फ़ोन रखने को हुआ, तभी पुजारी जी ने मुझसे बस इतना कहा कि वह शैतान अब तक तो सिर्फ सलोनी के ऊपर हावी था, लेकिन अब वह हम लोगों के आसपास भी है। वह कभी भी हमें कुछ भी कर सकता है। और बाकी की बातें जब सुबह तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद पुजारी जी का फ़ोन कट गया और मैं घर जाकर सो गया। सुबह जब पुजारी जी के घर से फ़ोन आया था, मेरी आँख खुली और उनके बच्चों ने मुझे बताया कि पुजारी जी को आधे शरीर में लकवा मार गया है। मैं किसी भी तरह उठकर उनके पास पहुंचा। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टरों ने भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने बस यह कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, वरना इनके सही होने की कोई चांस नहीं है। कहकर किशोर जी चुप हो गए। किशोर जी की बात सुनकर चेतन, अनीता जी और छवि सब लोग जैसे वहाँ मौजूद होकर भी मौजूद नहीं थे। पूरे कमरे में एक खामोशी छाई हुई थी। सबके दिल में बहुत सवाल थे, लेकिन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। और जिनके पास था वह थे पुजारी जी, लेकिन वो अब किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। किशोर जी उस खामोशी को तोड़ते हुए बोले, चलो अब जो होगा सो होगा, हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। और प्रकाश जी ने यह भी कहा था कि घर में दोनों वक्त दिया जलाना बहुत ज़रूरी है। चलो अब तुम लोग भी खाना खा लो। ऐसे ही परेशान होते रहे तो हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। किशोर जी की बात सुनकर सब लोग जैसे एकदम से अपने ख्यालों से बाहर निकले और बिना कुछ कहे चेतन कमरे से निकलकर हॉल में जाकर बैठ गया। किशोर जी भी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। छवि और अनीता जी रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद अनीता जी ने सबको बुलाया और हॉल में इकट्ठा होकर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। सब लोग खामोश थे। तभी चेतन एकदम से बोला, अच्छा अब समझ आया पापा, मम्मी सलोनी ने ये क्यों कहा था कि अपने शुभ चिंतकों से मिल लेना। किशोर जी बोले, हाँ बेटा, मैं तभी समझ गया था कि ये सब
उसी शैतान का किया धरा है। चलो अब खाना खा लो। जैसे ही सबने खाना खाना शुरू किया तभी चेतन के कमरे से सामान फेंकने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनते ही सब लोग एकदम से सहम गए। चेतन जल्दी से अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा वहीं छोड़कर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। जैसे ही उसने अपने कमरे की खिड़की से झांका, चेतन सलोनी का नाम लेते हुए जोर से चीख पड़ा। चेतन जैसे ही अपने कमरे की ओर भागा, उसने खिड़की से झांक कर देखा, पूरे कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ था। सलोनी सब सामान इधर से उधर उठाकर फेंक रही थी। तभी ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक बांस को सलोनी ने पूरे जोर से अपने पैर में दे मारा, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगा। सलोनी को ऐसा करते देख चेतन सलोनी का नाम लेकर जोर से चीख पड़ा। चेतन की आवाज़ सुनकर सलोनी ने जैसे ही चेतन की तरफ देखा, जल्दी से भागकर चेतन के पास आई और खिड़की से चेतन को देखकर रोने लगी। सलोनी को इस तरह रोता देख चेतन और ज़्यादा परेशान हो गया और सलोनी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ सलोनी, तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत करो। देखो तुम्हारे पैर से कितना खून निकल रहा है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी पट्टी कर दूंगा। हाथ जोड़ते हुए चेतन ने रिक्वेस्ट की। चेतन को अपने सामने हाथ जोड़ता देखकर सलोनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, प्लीज़ चेतन, आप मेरे सामने ऐसे मत बोलिए और मेरे सामने हाथ तो बिल्कुल मत जोड़िए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला लाइए। मेरे पैर से बहुत खून बह रहा है। प्लीज़ चेतन, बहुत दर्द हो रहा है मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मेरे पास आ जाइए प्लीज़। सलोनी को दर्द में देख चेतन जल्दी से दरवाजे के पास आया और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, सलोनी, दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने पास आने दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। चेतन ने जैसे ही झटके से दरवाजे पे अपना कंधा मारा, दरवाज़ा एकदम से खुल गया। चेतन अंदर जाते हुए गिरते गिरते बचा। कमरे की हालत देखकर चेतन को भी डर लग रहा था कि कहीं वो शैतान कुछ कर ना दे, और सलोनी की हालत देखकर वह अपने डर से भी लड़ने के लिए तैयार था। चेतन जल्दी से सलोनी के पास आया तो उसने देखा सलोनी की आंखें एकदम से लाल थी, जैसे न जाने वह कब से सोई नहीं हो और न जाने कितना रोई हो। चेतन ने जैसे ही अपना अगला कदम सलोनी की ओर बढ़ाया, सलोनी एकदम से वहाँ से भागकर दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। सलोनी को इस तरह डरता देख चेतन और भी ज़्यादा परेशान हो गया। इतने में ही किशोर जी, अनीता जी और छवि भी डरते डरते उन लोगों के साथ चेतन के कमरे में आ पहुँचे। कमरे को इस तरह देखकर छवि को डर लगने लगा। अनीता जी चेतन से बोली, क्या हुआ बेटा, कमरे की क्या हालत हो रही है और सलोनी कहाँ है और यह खून के निशान कैसे हैं, कहीं तेरे चोट तो नहीं लगी? कहकर अनीता जी चेतन के पैरों की तरफ देखने लगी। चेतन अनीता जी के पास आकर बोला, नहीं मम्मी, मेरे चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सलोनी को चोट लगी है। किशोर जी परेशान होते हुए बोले, सलोनी को चोट लगी है तो बेटा डॉक्टर को बुलाओ या फिर उसे पट्टी करो, लेकिन सलोनी है कहाँ? चेतन जैसे ही दरवाजे के पास आया, उसने देखा सलोनी दीवार से अपना मुंह छुपाकर खड़ी है। अनीता जी भी चेतन के पास आई और सलोनी को इस तरह देखकर बोली, सलोनी बेटा क्या हुआ, क्या हालत बना रखी है कमरे की, और ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? आजा, मैं तेरी पट्टी कर दूं। अनीता जी की बात सुनकर सलोनी एकदम से अनीता जी की तरफ पलटी और बिना पलक झपकाए उनकी तरफ देखने लगी, मानो जैसे उसकी आंखें उसका हर दर्द बयां कर रही हो। इससे पहले अनीता जी कुछ कहती, सलोनी धीमी सी आवाज में बोली,
माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सलोनी को इस तरह दर्द में देखकर अनीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। अनीता जी अपने आंसू पोंछते हुए छवि से बोली, बेटा जल्दी से भाभी के लिए पानी लेकर आओ। और चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा इस वक्त सलोनी को तेरी बहुत ज़रूरत है, तू सलोनी को संभाल, तब तक मैं तेरा कमरा ठीक कर देती हूँ और तेरे पापा से कहती हूँ जाकर डॉक्टर को बुला लाए। इतना कहकर अनीता जी चेतन का कमरा ठीक करने लगी और किशोर जी डॉक्टर को बुलाने चले गए। छवि जैसे ही पानी का गिलास लेकर आई, उसने गिलास चेतन के हाथों में दिया और जाकर अनीता जी के साथ कमरा साफ करने लगी। चेतन पानी का गिलास सलोनी को देते हुए बोला, सलोनी पानी पी लो। सलोनी ने बिना कुछ कहे पानी का गिलास लिया और 2 घूंट पीकर गिलास वहीं रख दिया। चेतन जैसे ही सलोनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, सलोनी एकदम से लड़खड़ाकर वहीं गिर गई, लेकिन चेतन ने सलोनी को संभाल लिया और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। सलोनी को इस तरह बेहोश देख अनीता जी चेतन के पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, सलोनी ठीक तो है ना? और इसके पैर से इतना खून बह रहा है, कुछ बांध दे। चेतन अनीता जी की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं मम्मी कैसे बेहोश हो गई, शायद कमजोरी की वजह से। तभी छवि एकदम से बीच में बोल पड़ी, भाभी कमजोर कैसे हो सकती है, अभी तो इतना सारा खाना खाकर आई है। छवि की बात सुनकर अनीता जी आंखों ही आंखों में छवि को चुप कराते हुए चेतन से बोली, बेटा कमरा ठीक कर दिया है, मैं नीचे जाकर सलोनी के लिए जूस भिजवाती हूँ, तब तक तू उसका पैर साफ कर दे, तेरे पापा डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। इतना कहकर अनीता जी छवि के साथ नीचे आ गई। चेतन गीले कपड़े से सलोनी के पैर को साफ करने लगा। पैर साफ करने के बाद सलोनी के पास आकर बैठ गया। उसे देखा, सलोनी के चेहरे पर अभी भी खाना लगा हुआ था, कहीं सब्जी के निशान थे। चेतन ने गीले कपड़े से छवि का पूरा मुंह साफ किया और उसे इस तरह शांत देख उसका हाथ पकड़कर बैठते हुए बोला, हे भगवान, ना जाने क्या हो गया है मेरी सलोनी को। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, न जाने किसकी नज़र लग गई। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर चेतन सलोनी का हाथ नीचे रखते हुए बोला, आ जाओ अंदर। किशोर जी डॉक्टर के साथ अंदर आते हुए बोले, बेटा मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया हूँ, सलोनी की तबीयत कैसी है अब? चेतन खड़े होते हुए बोला, मैंने अभी उसका पैर साफ कर दिया है, लेकिन अभी तक सलोनी को होश नहीं आया। सलोनी के पैर में लगी चोट को देखकर डॉक्टर बोले, ओह माय गॉड, इतनी चोट कैसे लगी? चेतन बात को बदलते हुए बोला, पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे ये बांस सलोनी के पैर पर गिर गया और उसे चोट लग गई। डॉक्टर वहीं बैठकर सलोनी के पैर को कॉटन और डिटॉल से साफ करने लगे। तभी अचानक सलोनी जोर जोर से हंसने लगी। सलोनी की अचानक हंसने की आवाज़ की वजह से कमरे में मौजूद सभी लोग डर गए। चेतन और किशोर जी इन सब से अनजान नहीं थे, इसीलिए उनको ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर साहब एकदम से खड़े होकर भौचक्के से सलोनी की तरफ देखने लगे। जैसे ही उन्होंने सलोनी की तरफ देखा, सलोनी चुपचाप से किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। डॉक्टर साहब फिर से हिम्मत करते हुए सलोनी का पैर साफ करने लगे। जैसे ही उन्होंने सलोनी के पैर पर रुई लगाई, सलोनी फिर से हंसने लगी। सलोनी की हंसी उस कमरे में मानो जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। डॉक्टर साहब को पसीने आने लगे। डरते हुए चेतन और किशोर जी की तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ इन्हें, ये ऐसे हंस क्यों रही हैं? और अगर यह बेहोश है तो फिर इन्हें हंसी नहीं आनी चाहिए, और अगर यह जाग रही है तो इन्हें दर्द होना चाहिए।
इससे पहले चेतन और किशोर जी कुछ कहते, सलोनी अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर से उठकर अपनी कमर टिकाते हुए बोली, ए डॉक्टर, साफ करना मेरे पैर को, मजा आ रहा है, बुढ़िया गुदगुदी हो रही है, करना मेरे पैर को साफ। सलोनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। उनकी हैरानी भरी निगाहें सलोनी की तरफ गड़ी हुई थी। तभी अनीता जी जूस लेते हुए कमरे में घुसती हुई बोली, चेतन बेटा ले, मैं जूस ले आई हूँ, सलोनी को पिला दे, थोड़ा अच्छा लगेगा उसे। अनीता जी चेतन के पास आई और नजरें उठाकर जैसे ही सलोनी की तरफ देखा, अनीता जी के पैर एकदम वहीं रुक गए। उनके साथ आ रही छवि की नज़र खिड़की से ही सलोनी पर पड़ चुकी थी। वह सलोनी को इस तरह बैठा देख बाहर दरवाजे पर ही रुक गई। सलोनी को इस तरह बैठा देख अनीता जी सवाल भरी नज़रों से किशोर जी की तरफ देखने लगी। किशोर जी आंखों ही आंखों में अनीता जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, हाँ हाँ, वह शैतान फिर से आ चुका है। सलोनी अनीता जी की तरफ देखकर जोर से हंसते हुए बोली, अरे माता जी, जूस ले आई, लेकिन बड़ी देर कर दी, और यह नमूना कहाँ से उठा लाए? डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन यह जो भी है, जैसा भी है, गुदगुदी बहुत अच्छी करता है। कहकर सलोनी घूट घूट करके जूस पीने लगी और बीच में रुककर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, क्या देख रहा है मेरी तरफ ऐसी, जूस पिएगा क्या? सलोनी की बात सुनकर डॉक्टर साहब एकदम से सहमते हुए बोले, नहीं, आई एम सॉरी, वो मैं तो बस। सलोनी एक घूंट पीते हुए बोली, हाँ तो फिर करना मेरा पैर साफ, ऐसे क्या देख रहा है मेरी तरफ? सलोनी की बात सुनकर डॉक्टर साहब चुपचाप सलोनी का पैर साफ करने लगे। सलोनी एक एक घूंट करके जूस पीने लगी। पूरे कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। डॉक्टर साहब ने भी जल्दी जल्दी सलोनी का पैर साफ किया और उसके पैर पर पट्टी बांधते हुए बोले, मैंने इनके पैर पर पट्टी कर दी है, अगर इनके पैर में कुछ और भी लग गया हो तो उसके लिए मुझे इन्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सलोनी ने जोर से जूस के गिलास को जमीन पर दे मारा, जिससे पूरे कमरे में कांच हो गया। सलोनी की इस हरकत को देखकर डॉक्टर साहब एकदम से सहम गए। तभी सलोनी डॉक्टर की तरफ देखकर आंखें निकालते हुए बोली, क्या कहा तूने, मुझे इंजेक्शन लगाएगा? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो उल्टे पैर वापस लौट जा, वरना इस इंजेक्शन से ही तेरे शरीर की सारी बीमारियां दूर कर दूंगा। फिर जिंदगी में कभी तू इंजेक्शन लगाने के लायक ही नहीं रहेगा। निकल जा मेरे कमरे से, सलोनी चिल्लाते हुए बोली। सलोनी को इस तरह गुस्से में देख किशोर जी समझ गए कि ये शैतान अब पूरी तरह हावी हो चुका है। इससे पहले यह कोई नुकसान करे, किशोर जी चुपचाप डॉक्टर साहब को पकड़कर बाहर ले आए। उनके पीछे पीछे अनीता जी और चेतन भी जाने लगे। चेतन जैसे ही कमरे से बाहर जाने को हुआ, सलोनी सीटी बजाते हुए चेतन से बोली, अरे पतिदेव, पास तो आ जरा। सलोनी की बात सुनकर अनीता जी चेतन से बोली, दरवाज़ा बंद कर दे, तू कहीं मत जा। चेतन अनीता जी को समझाते हुए बोला, मम्मी आप चलो, मैं आता हूँ और कुछ नहीं होगा, आप जाओ और शाम का दिया जला दो मंदिर में, मैं आता हूँ। इतना कहकर चेतन सलोनी के पास आकर खड़ा हो गया। अनीता जी किशोर जी के साथ नीचे आ गई। सलोनी चेतन की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तुझे मैं समझा रहा हूँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, खबरदार, अगर कोई डॉक्टर, तांत्रिक, तंत्र मंत्र पुजारी किसी को भी इस घर में लाया तो मैं उसकी जान ले लूँगा, याद रखना। चेतन नजरें झुकाए बोला, तुम फिक्र मत करो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। कहकर चेतन कमरे से वापस आने लगा। तभी सलोनी जोर जोर से रोते हुए चेतन को बुलाने लगी। सलोनी को इस तरह से रोता देख
चेतन जल्दी से सलोनी के पास आया। सलोनी ने चेतन को गले से लगा लिया और सिसकते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं नोटिस कर रही हूँ चेतन, आजकल आप मुझसे दूर दूर रहने लगे हैं। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होती है आप मेरे साथ नहीं रहते। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, पर मुझसे दूर मत जाइए। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपको नाराज़ होते हुए नहीं देख सकती। सलोनी की बात सुनकर चेतन का दिल पिघल गया। उसने भी सलोनी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और एक सुकून की सांस लेते हुए बोला, तुम भी कमाल की बात करती हो सलोनी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें रेस्ट करने देता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। कहते हुए चेतन सलोनी को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बच्चों की तरह रोना बंद करो। डॉक्टर ने पट्टी की है तुम्हारे पैर पर, अब आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सलोनी अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, लेकिन मुझे चोट कैसे लगी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? चेतन सलोनी की बात सुनकर एक टक बस सलोनी की तरफ देखता रह गया। सलोनी फिर से चेतन का हाथ पकड़ते हुए बोली, बताइए ना चेतन, मुझे चोट कैसे लगी? चेतन एकदम से होश में आते हुए बोला, अरे बस तुम्हें थोड़ी कमजोरी आ गई थी जिसकी वजह से तुम्हें याद नहीं है। आराम तो करती नहीं हो तुम, और यह चोट तुम्हारे पैर में बांस गिरने की वजह से लगी है। जल्दी में तुम जा रही थी, इस वजह से लग गई। तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। कहकर चेतन ने सलोनी को लिटा दिया और सलोनी के सोने के बाद जैसे ही चेतन नीचे आया, नीचे का नज़ारा उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने देखा अनीता जी और किशोर जी चुपचाप हाथ जोड़े हुए नज़र झुकाकर खड़े थे। चेतन ने जैसे ही सामने की तरफ देखा उसके कदम वहीं लड़खड़ा गए। उसने देखा छवि हाथ में बेलन लिए हुए डॉक्टर, जो कि सोफे पर बैठे हुए थे, उनके पैरों पर पैर रखकर खड़ी थी। छवि को इस तरह देख चेतन जल्दी से किशोर जी के पास आया और छवि की तरफ देखते हुए बोला, पापा ये इसे क्या हो गया है? और डॉक्टर साहब अभी तक गए क्यों नहीं? कहते हुए चेतन जैसे ही छवि की ओर बढ़ा, किशोर जी ने चेतन का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोले, शांत हो जा चेतन, अब ये शैतान छवि के ऊपर है। किशोर जी की बात सुनकर चेतन वहीं बर्फ की तरह जम गया। अनीता जी चेतन का हाथ पकड़ते हुए बोली, चेतन लगता है यह शैतान अब सबको बर्बाद करके रहेगा। अब तक तो सिर्फ सलोनी पर हावी था, लेकिन अब तो उसने छवि को भी नहीं छोड़ा। तभी छवि जोर से चिल्लाती हुई बोली, खबरदार अगर किसी ने जरा सी भी आवाज़ निकाली तो। छवि की जोरदार आवाज़ सुनकर सभी लोग एकदम चुप हो गए। छवि बेलन को डॉक्टर के कंधे पर घुसाते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुझे मेरी दुल्हन के पैर पकड़ने का? तुझे हिंदी में समझा रहा हूँ मैं। अगर आज के बाद तूने कभी भी मेरी दुल्हन को छूने की कोशिश की तो जान से जाएगा, समझ आया तुझे? वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। किसी को कोई हक नहीं है कोई उसे छुए भी। लेकिन तू तो बहुत प्यार से उसके पैर को पकड़ रहा था। सब समझ आता है मुझे, तुझ जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। कहते हुए छवि ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और जोर से उसे मरोड़ दिया। डॉक्टर साहब दर्द से चीख उठे। किशोर जी, चेतन और अनीता जी जैसे ही छवि की तरफ जाने को हुए, छवि बेलन को जमीन पर जोर से फेंकते हुए बोली, सब अपनी जगह खड़े रहना वरना आज डॉक्टर अपनी जान से जाएगा। कहकर छवि फिर से
डॉक्टर की तरफ मुड़ी और डॉक्टर साहब का कॉलर पकड़कर उन्हें खड़ा करते हुए घुर्राते हुई आवाज में बोली, तुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। आज यही तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मरेगा तू, आज ही मरेगा। मैं मारूंगा तुझे। मेरी दुल्हन को जो हाथ लगाने की गलती तूने की है उसकी सजा तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, कहकर छवि डॉक्टर साहब का गला दबाने लगी। छवि को इस तरह डॉक्टर साहब का गला दबाते देख सभी लोग घबरा गए। चेतन और किशोर जल्दी से छवि के पास आए। चेतन छवि के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज प्लीज छवि, मेरा मतलब तुम जो कोई भी हो, डॉक्टर साहब को छोड़ दो। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर यह सलोनी को पट्टी न करते तो सलोनी के पैर में बहुत दिक्कत हो जाती। वो तो बस अपना काम कर रहे थे। माफ़ कर दो माफ़ इन्हें। ये तो बस तुम्हारी सलोनी की सहायता कर रहे थे। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो सलोनी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वह बेचारी तो बहुत डरी हुई है इन सब से। प्लीज छोड़ दो। अनीता जी भी रोते हुए छवि के आगे हाथ जोड़ने लगी। चेतन की बात सुनकर छवि एकदम से पलटते हुए चेतन की तरफ देखने लगी और डॉक्टर साहब को दूसरी तरफ धक्का देकर वहीं सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गई। छवि ने जैसे ही डॉक्टर साहब को छोड़ा, सबकी जान में जान आई। इन सब से डॉक्टर साहब इतना डर चुके थे कि अब उनमें जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो बस चुपचाप वहीं एक कोने में खड़े हो गए। छवि गुस्से में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी अचानक से छवि जोर जोर से चिल्लाने लगी। छवि की चीखें इतनी भयंकर थी कि वहां खड़े सभी लोगों ने अपने कानों में उंगलियां लगा ली। छवि को इस तरह चिल्लाता देख वहां खड़े सभी लोग डर गए। छवि को अचानक इस तरह चीखता देख वहां खड़े सभी लोग अपने कानों पर उंगलियां रख लेते हैं, लेकिन फिर भी छवि की आवाज़ से अपने कानों को बचा नहीं पाते। छवि की चीखें इतनी भयंकर थी कि कोई पास से सुन ले तो शायद उसके कान के पर्दे फट जाएं। तभी किशोर जी की नज़र दरवाजे से अंदर आते प्रकाश जी पर पड़ी। प्रकाश जी मंत्र उच्चारण करते हुए अंदर आ रहे थे। प्रकाश जी को आता देख छवि गुस्से में जोर जोर से चीखें मारने लगी। प्रकाश जी मंत्र उच्चारण करते हुए धीरे धीरे छवि की ओर बढ़ रहे थे। छवि पीछे हटते हुए चिल्ला रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, तू फिर आ गया, तू फिर आ गया। मैंने तुझसे कहा था दूर रह मुझसे, वरना अपनी जान से जाएगा। लेकिन लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है, तभी तो तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। कहते कहते छवि पीछे हटते हुए दीवार से सट गई। प्रकाश जी भी धीरे धीरे छवि के पास आए और अपनी जेब से भभूत निकालकर जैसे ही छवि के माथे पर लगाते हुए छवि ने प्रकाश जी की तरफ झुककर जोर से चीखते हुए अपने दोनों हाथ प्रकाश जी की छाती पर दे मारे और वहां से भागकर छत पर चली गई। छवि का धक्का इतना जोर का था कि प्रकाश जी पीछे जाकर गिर गए। उनके हाथ से सारी भभूत वहीं फैल गई। प्रकाश जी को इस तरह से गिरता हुआ देख किशोर जी और चेतन जल्दी से भागकर प्रकाश जी के पास आए और उन्हें उठाते हुए किशोर जी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगते हुए बोले, माफ़ करना प्रकाश जी, हमारी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ रहा है। प्रकाश जी खड़े होते हुए खुद को संभालते हुए बोले, किशोर जी आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो शैतान है वह बहुत शक्तिशाली है। आप एक काम करिए, पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करिए और मंदिर में दिया जलाइए। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। चेतन बेटा तुम भी मेरे साथ चलो, कहकर प्रकाश जी चेतन के साथ ऊपर चले गए।
अनीता जी पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर मंदिर में दिया जलाने लगी। किशोर जी डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, माफ़ करना डॉक्टर साहब, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। डॉक्टर साहब परिस्थिति को समझते हुए बोले, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाई साहब। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसे कभी नकार भी नहीं सकता। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि आपके घर की सारी बला जल्दी से टल जाए। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। किशोर जी और अनीता जी जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि प्रकाश जी जिस कमरे में छवि थी उसके बाहर चौक पूर कर वहाँ एक माला रखकर जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई भी हरकत न होने की वजह से प्रकाश जी भी हैरान थे। तभी चेतन आंखों में सुकून की चमक के साथ बोला, अंकल लगता है वह शैतान डर कर भाग गया है, तभी कोई हरकत नहीं कर रहा और छवि अंदर बेहोश हो गई होगी सलोनी की तरह, वरना तो वह शैतान अब तक तबाही कर देता। चेतन की बात सुनकर प्रकाश जी चेतन की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही कहता और यही सोचता, लेकिन ऐसी आत्माओं से हमारा सामना होता रहता है। मैं जानता हूँ ये लोग क्या क्या नाटक कर सकते हैं। पुजारी जी होते शायद बहुत कुछ करते, मैं बस एक कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता था वह शैतान तुम लोगों को ज़रूर परेशान करेगा, बस इसीलिए जो कुछ मेरे बस में था मैं आ गया तुम लोगों की मदद करने। बाकी भगवान भरोसे, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन वह शैतान शक्तिशाली है। इतना कहकर प्रकाश जी जोर से चिल्लाते हुए बोले, डर कर बैठ गया क्या अंदर, या फिर हिम्मत नहीं है तुझ में सामना करने की? मुझे लगा शायद तू टिकेगा मेरे सामने थोड़ी बहुत देर, लेकिन नहीं, तू तो बिल्कुल ही कायर निकला। बस एक भभूत से ही डर कर भाग गया। तुझे काबू करना बहुत मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, अगर हिम्मत है तो बाहर निकल। कहकर प्रकाश जी दरवाजे पर खटखटाने लगे। जैसे ही प्रकाश जी ने जोर से दरवाजे पर धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। प्रकाश जी ने अपनी माला उठाई और जैसे ही अपना दाया कदम अंदर रखा, कमरे से एक बहुत भयंकर बदबू आने लगी। प्रकाश जी ने अपनी नाक बंद की और अपना दूसरा कदम भी कमरे के अंदर रख दिया। बाहर खड़े चेतन, किशोर जी और अनीता जी ने जैसे ही कमरे के अंदर अपने कदम रखे, भयंकर बदबू के साथ सबको उबकाई आने लगी। अनीता जी जैसे ही उल्टियाँ करने को हुई, चेतन जल्दी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर करते हुए बोला, मम्मी आप अंदर मत आओ, बाहर ही रहो। कमरे से बाहर आते ही अनीता जी भागते हुए दूसरे कमरे में जाकर उल्टियाँ करने लगी। प्रकाश जी बोले, किशोर जी और चेतन, अगर तुम्हें भी बाहर जाना हो तो जा सकते हो, क्योंकि यह बदबू कम नहीं होने वाली। चेतन हैराते हुए बोला, लेकिन अंकल यह बदबू है किसकी? प्रकाश जी बोले, यह जो शैतान है यह उसी की बदबू है। इससे पता चलता है यह कितना पुराना है, न जाने कब से किसकी रूह भटक रही है। किशोर जी परेशान होते हुए बोले, लेकिन प्रकाश जी मेरी बेटी कहाँ है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। किशोर जी की बात सुनकर प्रकाश जी अपने कदम बढ़ाने लगे। किशोर जी और चेतन भी उनके साथ साथ चलने लगे। जैसे ही प्रकाश जी की नज़र टेबल के पीछे बैठी छवि पर गई, प्रकाश जी दबे पाँव से छवि की ओर जाने लगे। जैसे ही किशोर जी और चेतन प्रकाश जी के साथ छवि के सामने पहुँचे, छवि को देखते ही किशोर जी और चेतन जोर से चिल्ला पड़े, छवि ये क्या कर रही है तू?